नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आधुनिक भारत का महासंग्राम चल रहा है और ये महासंग्राम जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एसके पांडे सर की बुक से कर रहे हैं। और आज का जो चैप्टर चलने वाला है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे पहले भी 2 वीडियो इस पे आ चुका है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर वहां भी आपको नहीं मिलता है तो 7667754771 पे जाके देख सकते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। और यदि आपको पटना, मुखर्जी नगर या प्रयागराज में साल 2 साल या पंचवर्षीय योजना बिताना है तो आपके लिए पूरी कायनात खुला हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे यह होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 10 मिनट के लिए पीछे थोड़ा सा फ्लैश मार देते हैं। इससे यह होगा कि जो लोग इनक्रेडिबल परिवार में नए बच्चे जुड़े हैं शायद उनको आसानी हो जाए समझने को, क्योंकि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय ये पूरे तरीके से गवर्नर जनरल का सीरीज चल रहा है। अगर इसको अच्छे तरीके से आप समझ लिए तो समझिए आधुनिक भारत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले जो है थोड़ा सा बैक देते हैं। आपको हमने पिछले बार बताया था कि सर जॉन बार्लो 1805 के टाइमिंग में इनका था और ये जो इनका नीति थी और हस्तक्षेप की नीति को कड़ाई से इन्होंने पालन किया है, इसीलिए इनका नाम जाना जाता बार्लो के। अब दूसरा जो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो में मैंने सिंपली बताया था कि अमृतसर की संधि जो है मिंटो ने किया था। याद रखिएगा, अमृतसर की संधि मिंटो ने किया था। किसके साथ में? तो अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के साथ में हुई थी। तो यह चीज के लिए लॉर्ड मिंटो को याद किया जाता है। उसके बाद हमने बताया था लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में। इनके समय में जो है हस्तक्षेप नीति को परित्याग कर दिया था पूरी तरीके से। और इन्हीं के काल में कुछ घटनाएं हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है आंग्ल नेपाल युद्ध 14 से 16 के बीच में हुई थी। मैं अभी भी बता रहा हूं और हर बार अंतिम बार बताऊंगा, कभी भी डेट रटने की, याद करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आपको डेटा रटना होगा तो रट लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन के साथ निकलेगा और सबको कूड़ा बना देगा। सबको। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं इसलिए मैं सही बता रहा हूं। कुछ भी रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई तथ्य, कोई सार जरूरत नहीं है। बस हिस्ट्री अगर वाकई में जीना है तो हिस्ट्री को समझो। उस सदी में, उस शताब्दी में, उस युग में जाके हिस्ट्री को समझो। आपका हिस्ट्री बच्चों का खेल लगेगा। लेकिन अगर यह समझना शुरू कर दो कौन सा युद्ध कब हुआ है तो इसका मतलब है कि पिछले बार भी प्रीलिम्स गया और अगले बार भी प्रीलिम्स आपका जाने की तैयारी में लगा हुआ है। पक्का 100%। मुझे जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं, क्योंकि जैसे ही डाटा वाला क्वेश्चन आयोग पूछना शुरू करेगा सबकी विकेट गिरा देगा, क्योंकि किसी को याद नहीं रहेगा। और ये आप भी समझ रहे हो अच्छे तरीके से। इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो। उनके टाइम में कौन से काम हुए हैं बस उस काम को एक बार पकड़ लो ना, फिर देखो कितना मजा आता आपको पढ़ने में। बाकी सोचना आपको है, इसीलिए बार बार बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में यह चीज बैठ जाए। हो सकता है कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई इधर, कोई उधर, कोई सिलेक्शन हो गया होगा स्टूडेंट, उसकी बात आपके दिमाग में दौड़ रही होगी कि डाटा याद करना होगा, तथ्य सार, हिस्ट्री है तो याद करना होगा। अरे कुछ भी नहीं है, सब बकवास करते हैं। सब कहीं ना कहीं आपको नहीं चाहते आप सक्सेस कर जाओ। सच बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आप मत मानो। आज मैं मानता हूं कि आपको आज बुरा लगेगा, आपको इतना तक बोलने पे मजबूर कर दूंगा। आपको लगेगा सर आप ऐसे ही बोलते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जिस दिन एज अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा ना, आप हमसे भी बेहतर बोलोगे कि क्या तुम्हारे साथ घटना घटी थी। खैर, सोचना आपको है। तो ध्यान रखना कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था किनके टाइम में? तो मिंटो के टाइम में हुआ था। क्लियर है? नहीं, मिंटो के टाइम में नहीं हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। एकदम जग के रहिएगा। हेस्टिंग्स के एक जो थे वारेन हेस्टिंग्स और दूसरा जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स पे। तो इनके टाइम में जो सबसे इंपोर्टेंट था कि हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? हर बार बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जाके उलट के देख लीजिए घटना चक्र। तो इसमें ध्यान रखना कि संगौली की संधि हुई थी। संगौली एक जगह है जो नेपाल की राजधानी से करीब 70-80 किलोमीटर दूर में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा संगौली की संधि हुई थी। इसी संधि में जो है
बहुत ऐसा क्षेत्र था नेपाल का जो किसके पास चला आया था, अंग्रेजों के पास ने उसको हड़प लिया था। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उसको छोड़ दिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र को अपने पास रखे हुए थे। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो यही नेपाली लोग जो है मदद किसकी कर रहे थे, तो अंग्रेजों को कर रहे थे। और इसी के बदले में अंग्रेज ने कहा था आप हमारी मदद करो, बदले में जो जमीन आपका हड़पा हूं, जो क्षेत्र आपका हड़पा हूं, वो आपको वापस कर दूंगा। क्लियर हो गया, अब कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है। अब पिंडारियों का दमन भी किसके टाइम में किया गया, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में पिंडारियों का दमन। पिंडारियों ऐसे अगर देखा जाए तो एक तरीके से पोस्ट था, अरे पोस्ट नहीं है, अगर ऐसे बोला था, पिंडारी जो थे वो क्या थे, एकदम ध्यान से रखिएगा, ये लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, दोनों इसमें हुआ करते थे और इन्हें जो है मराठा का समर्थन भी प्राप्त होता था। ध्यान रखिएगा, मराठा का इनको समर्थन प्राप्त होता था, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में मराठा संघ का अंत कर दिया गया था और यहां के बाद जो है पूरे तरीके से पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया। ये सारा का सारा खेल जो है हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। क्लियर आ रहा है ना, पीछे का क्लास समझ में आ रहा है। अब इसके बाद लॉर्ड एडम्स की बात आई थी। लॉर्ड एडम्स जो है स्थान पत्र गवर्नर जनरल होते, इनके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एडम्स के टाइम में ही प्रतिबंध प्रेस पर लगता है, बस इनके टाइम में यही एक काम जो है इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर देखा जाए तो जितने भी गवर्नर जनरल हैं बहुत सारे काम है, बहुत सारे उन्होंने काम किया, लेकिन हमें सारे काम को अगर रटने की, याद करने की कोशिश करोगे कि सुजीत सर आप कैसे सीखो, तो सारा क्या पता कहीं से पूछ दे, क्या पता कहीं से पूछ दे, तो सारा रट लो, लेकिन जो सही होने का तुमसे उम्मीद किया गया था उसको भी तुम गलत करके आ जाओगे। आजमाना है, आजमा के देख लो। ऐसे भी 2-3 साल तो गुजर ही चुका है, बाकी जो बचा हुआ है अगर उसको सक्सेस बनाना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से चलना होगा, बाकी आपको सोचना। उसके बाद लॉर्ड एम्सहर्ट, यह भारत का पहला गवर्नर था जिसके बारे में आपको बताया था कि मुगल सम्राट द्वितीय ने इसे पूरे तरीके से सहयोग मिला, बराबरी के स्तर का जो है इसका सहयोग मिला था पूरी तरीके से। किसका, तो अकबर द्वितीय के बारे में ध्यान रखिएगा। और इसी के टाइम में जो है आंगल बर्मा युद्ध जो 24 से 26 के बीच में हुआ था, आंगल बर्मा युद्ध 24 से 26 लड़ा गया था और इस युद्ध का समापन 1826 में यांडबू की संधि से हुआ था। इसी के टाइम में एम्सहर्ट के ही टाइम में जो है आंगल बर्मा युद्ध लड़ा गया था जो यांडबू की संधि से जो है समाप्त कर दिया गया था। इसी के समय में 1824 में बैरकपुर के छावनी में जो है सैनिक विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण भारतीय सैनिक के द्वारा जो है बर्मा जाने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि समुद्र पार करना कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ था, इसीलिए जो है पूरी तरीके से यहां पे विद्रोह शुरू हो जाता। आपको हमने बता दिया था। क्लियर हो रहा है। इनके टाइम में यही हुआ था, एम्सहर्ट के टाइम में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनके टाइम में 2 चीज हुआ था। एक तो ये हुआ था कि इनका जो स्तर था बराबर था, अकबर द्वितीय के बराबर था। एक दूसरा जो है आंगल बर्मा युद्ध हुआ था, ये किनके टाइम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आंगल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो किनके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड एम्सहर्ट के टाइम में हुआ था और इसका समापन 1826 में 2 साल चला था। यानडूब की संधि के साथ में इसका समापन हो जाता। बैरकपुर की छावनी में सैनिक विद्रोह कर देते, इसीलिए क्योंकि बर्मा नहीं जाना चाहते, क्योंकि समुद्री मार्ग से जाया जाता था और उस टाइम में समुद्र को लांघना एक तरीके से धर्म को भ्रष्ट करने के बराबर था। अब आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, बाकी अगर फिर भी भूलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखिए बस, और कुछ नहीं, और सुनिए। नेक्स्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको बताया था 1803 में मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और इसने माथे पे जो है जातीय चिन्ह, कानों में कनवाली, ये सब पे पूरी तरीके से जो है क्या है बालियां पहनने से इनकार कर दिया था। और इसी के टाइम में वेल्लोर की सैनिक विद्रोह हुआ था जो कि प्रथम धार्मिक विद्रोह माना जाता है। क्लियर है। अब बेंटिक के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत हो जाता है पूरी तरीके से। सती प्रथा का इन्हीं के टाइम में अंत होता है। ठगी प्रथा का अंत किया जाता है इसी के टाइम में। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ठगी प्रथा का जो अंत होता है इसके लिए सीधे कर्नल सिलीमैन का नाम आता है। ठगी प्रथा का अंत करने में कर्नल सिलीमैन का नाम आता है, क्योंकि जब भी ठगी प्रथा का बात चले और कर्नल सिलीमैन का नाम ना आए तो इसका मतलब है कि आपने सही से नहीं पढ़ा। इसका ध्यान रखना होगा। अंग्रेजी शिक्षा जो था उसका माध्यम बनाना था अंग्रेजी शिक्षा का, और इसके साथ साथ में सरकारी सेवाओं में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए था, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। जो भी सरकारी सेवा है उसमें भेदभाव किसी भी तरीके का ना हो, ना तो हिंदू मुस्लिम, ना तो गोरा काला, ना तो किसी जाति, ना तो किसी धर्म का, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के टाइम में
जो है यहां पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाती। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो है किसके टाइम में, तो बेंटिक के टाइम में। अगर भेदभाव समाप्त हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा को ला रहा है, तो कॉलेज भी तो खोलेगा, और वो कॉलेज कौन सा होगा, तो मेडिकल कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना जो है बेंटिक के टाइम में होता है। 28 से लेके 35 तक इनका कार्यकाल होता है, यानी टोटल 7 साल के कार्यकाल में यही इनका इंपॉर्टेंट है। और अगर जितने पीसीएस में देख लीजिए सारा क्वेश्चन यही से उठाया जाता है। हाँ, कुछ बाहियात क्वेश्चन होते हैं, जो मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ बाहियात क्वेश्चन होते हैं, उस पर नजर नहीं देना, क्योंकि वो जान के आयोग देता है ताकि आप डिमोटिवेट हो जाए। और ये हिस्ट्री में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में दे सकता है, हो सकता है ज्योग्राफी में दे दे, पॉलिटी में दे दे, इकोनॉमी, लेकिन वहां पे हमें नहीं फंसना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो आज क्लास स्टार्ट होगा चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। इसमें क्या बताया था कि इसने समाचार पत्र पर प्रतिबंध हटा लिया था, और इसी के कारण समाचार पत्रों के मुक्तिदाता भी मेटकॉफ को दिया जाता है। यानी कि जब भी हम कॉफी पिएंगे तो हमें समाचार पत्र चाहिए ही चाहिए, और यहां तो समाचार पत्र पूरी तरीके से बंद है। यानी कि मेटकॉफ ने कॉफी पीते हुए समाचार पत्र को खोल दिया। क्लियर हो गया ना? अब कभी जो भूलिए मेटकॉफ, यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता जो माना जाएगा, किसको माना जाएगा? मेटकॉफ को। और प्रतिबंध कौन लगाया था? तो लॉर्ड एडम्स ने। एडम्स स्मिथ याद रहेगा ना, जो हीरो है एडम्स स्मिथ, बस ये याद रखिएगा। यानी कि स्मिथ ने लगाया, और ओपन किसने किया? जिसको समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता, चार्ल्स मेटकॉफ को। अब नेक्स्ट जो है ऑकलैंड में आते हैं। ऑकलैंड का टाइम जो रहता है वो 36 से 42। समाचार पत्र के मुक्तिदाता इसलिए क्योंकि सिर्फ इनका 1 साल का कार्यकाल रहता, 35 से 36, सिर्फ 1 साल। ऑकलैंड जो है 36 से लेकर 42 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो होता है ऑकलैंड के ही टाइम में लड़ा जाता है, और इसकी समाप्ति एलन बरो के टाइम में होती है। दोनों चीज याद रखिएगा, प्रथम अफगान युद्ध की शुरुआत ऑकलैंड के टाइम से होती है, और इसकी समापन जो होती है एलन बरो के टाइम में। तो अब इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत जो है कई कई बुक में 39 भी दिया हुआ है, यहां 38 भी दिया हुआ है। तो डेट में कभी मत फंसिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी से अच्छी बुक आप पढ़िएगा ना, उसमें डेट में कहीं ना कहीं जो है आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि डाटा पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ यह ध्यान देना कि इनके टाइम में हुआ क्या है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, ऑकलैंड के ही टाइम में हुआ है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडियास एक इतिहासकार हैं, इसने यह कहा था कि भारतीय इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों की गणना में से एक आता है। और इसकी वजह क्या था कि रूसी सैनिक जो है अफगानिस्तान में पहुंच चुके थे, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डर था कि अगर ये लोग अफगानिस्तान पहुंच गए तो हो सकता है हमारे क्षेत्र पे कब्जा ना कर लें, इसीलिए इन्होंने युद्ध भी किया था। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो है त्रिपक्षीय संधि हुआ था, जिसमें शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो है त्रिपक्षीय संधि हुआ था। ये शाह शुजा जो थे अफगानिस्तान के भगौड़ा शासक थे। रंजीत सिंह जो है यहां पे संधि जो हुई थी, रंजीत सिंह वही जो अमृतसर की संधि के बारे में आपको बताया था, लॉर्ड मिंटो के टाइम में अमृतसर की संधि हुई थी, उसके बारे में। दास प्रथा का पूरी तरीके से क्या हो गया? अंत हो गया। यानी कि एलन बरो के टाइम में जो है, एकदम ध्यान रखिएगा। हां, एक चीज आपको भूल गया, ये शेरशाह सूरी का जो है नाम बदल दिया गया था, और जीटी भी रोड रख दिया गया था। किसके टाइम में? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑकलैंड के ही टाइम में। पहले जो है शेरशाह सूरी रोड था, उसको ग्रैंड ट्रंक और रोड कर दिया गया, खेल खत्म। एलन बरो के टाइम में हमने आपको बताया था कि सिंध पर विलय किया गया पहला। दास प्रथा का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया था। और अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, 44 से लेकर 48, पूरे 4 साल का कार्यकाल इनका होता है। अब ये 4 साल में कौन से ऐसा काम करते हैं जो यादगार रूप से हो जाता है और आयोग के लिए इंपॉर्टेंट? सबसे पहला, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो हार्डिंग के ही टाइम में होता है, लॉर्ड हार्डिंग के ही। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था, और इसका समापन जो है लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि हुई थी, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अब नरबली दमन, यानी कि हार्डिंग ने खोंड जो जनजाति थे उसमें प्रचलित नरबली प्रथा जो था उसके दमन करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किया गया कि किसी भी तरीके के नरबली दमन को समाप्त किया जाए, क्योंकि खोंड जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है। नरबली मतलब क्या है? मानव का बलि चढ़ाना, और ये खोंड जनजाति में सबसे ज्यादा था। तो इसके लिए हार्डिंग ने क्या किया कि कैंपबेल की नियुक्ति कर दिया था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी के बारे में। यह जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यह भी हमने आपको कहीं कहीं बता दिया था। इनके टाइम में जो है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है पंजाब का विलय कर लिया गया था, और साथ साथ में द्वितीय आंग्ल युद्ध भी हुआ था। सिक्किम को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया था, और व्यापकता का सिद्धांत
अथवा राज हड़पने का सिद्धांत, दोनों इक्वल ही है, इन्होंने ही शुरू किया था, जो कि सब कुछ पिछले क्लास में ही हमने आपको बता दिया था। 3 तरीके से सतारा जो था पहला राज्य था जो ये हड़प नीति का जो शिकार बना था, पहला राज्य सतारा बना था। उसके साथ साथ में डलहौजी ने जो है एक सैन्य सुधार किया था, इसकी तोपखाना कोलकाता से हटा के मेरठ कर दिया गया था और सेना का मुख्यालय जो है शिमला कर दिया गया था, यह भी मैंने बताया था। शिक्षा संबंधित सुधार भी इन्होंने किया था, उसके बारे में भी बताया था। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित इन्हीं के समय में पारित हुआ था। रेलवे लाइन की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम में 1853 में हुआ था, जो कि प्रथम रेलवे बंबई से जो है थाने के बीच में बिछाई गई थी और दूसरी रेलवे लाइन जो कलकत्ता से रानीगंज में बिछाई गई थी। विद्युत तार डलहौजी के टाइम में ही शुरू किया गया था और इसी तार का हमला जो है गला घोंट जो बताया गया है सैनिकों के द्वारा, जो 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग काम किया था, विद्युत तार। डाक सेवा इसी के टाइम में 1854 में पहली बार जो है प्रचलन में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है डलहौजी के टाइम में ही लाया गया था। वाणिज्यिक सुधार के अंतर्गत भारत के बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था, यह भी डलहौजी के टाइम में। अभी तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाह को नहीं खोला गया था, लेकिन डलहौजी ने इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। लोक शिक्षा विभाग की शुरुआत किया था 54 में, डलहौजी ने शिक्षा विभाग की स्थापना शुरू कर दी थी। और आज की क्लास अब जो है यहां से शुरू होगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बताना बेहद जरूरी है। मुझे पता आप रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो मजा आएगा। भारत के वायसराय 1858 के अधिनियम के द्वारा 1757 का विद्रोह होता है। इस विद्रोह के बाद 1858 के एक अधिनियम पारित किया जाता और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को जो है वायसराय कहा जाने लगता है। केनिंग के समय में 1857 का विद्रोह होता और इसी के समय में प्रथम व्यवसाय होता। अब देखिए इस टाइम में जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बनता है वो कौन बनता है? केनिंग बनता है। इसी के टाइम में 1857 का युद्ध हो जाता है 100 साल के बाद। पहला जो है क्लाइव बनता है 1757 में, वो गवर्नर बनता है और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग होता है। 1857 का युद्ध होता है, हम हार जाते हैं। हारने के बाद जो है सत्ता ब्रिटिश कंपनी के हाथ से निकल के क्राउन के हाथ में चला जाता है। जब क्राउन के हाथ में चला जाता है तो गवर्नर जनरल का पोस्ट सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है जो है वायसराय का पोस्ट शुरू हो जाता है। और वायसराय का जो पोस्ट होगा वो सबसे पहले केनिंग को दिया जाएगा और अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी केनिंग को ही माना जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं स्टार्टिंग से। लॉर्ड केनिंग 56 से लेके 62 तक, यानी कि टोटल के टोटल 6 साल। क्लियर हो रहा ना? यह भारत का गवर्नर जनरल वायसराय दोनों था, गवर्नर जनरल भी रहा है और वायसराय दोनों रहा है। इनके काल में प्रमुख घटना जो 1857 का विद्रोह केनिंग के ही टाइम में हुआ था। 1857 में बंबई, कोलकाता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे किया गया। किसके टाइम में? तो केनिंग के ही टाइम में किया गया था। कोलकाता में, बंबई में, मद्रास में, तीनों जगह पे, क्योंकि प्रेसिडेंसी है ये, यहां पे विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया वो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे किया गया था। 1858 के महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्त हो जाता है। यही के बाद विक्टोरिया जो है शासन एक घोषणा करती है कि अब जो है सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं बल्कि क्राउन के हाथ में चली जाएगी। उसके बाद अब भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाता है। केनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय की कमी कर दी तथा नोट जो रुपये है उसका प्रचलन कर देता। तो ध्यान रखिएगा, सैनिक और असैनिक का जो व्यय होता था उसमें कमी कर दी और नोट यानी कि रुपये का प्रचलन शुरू कर दिया। तो केनिंग के टाइम में रुपये का भी प्रचलन शुरू हो जाता है। असम में चाय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती का प्रोत्साहन करना शुरू कर देता है। यह सब किसके टाइम में हो रहा? 1857 की क्रांति की घटना घटने के बाद से। एकदम ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति की घटना घट चुकी है। केनिंग जो है यहां पे क्या बन चुका है? अब वायसराय बन गया है। केनिंग के वायसराय बनते ही सबसे पहले क्या होता है? विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और वो भी कैसा? तो लंदन में जो विश्वविद्यालय उसके तर्ज पे शुरू होता है, जहां कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में शुरू हो जाता है। एक तो ये याद रहेगा। 1857 की क्रांति होती, खेल खत्म हो जाता, ब्रिटिश इंडिया के बाद विक्टोरिया में चला जाता। अब केनिंग क्या कहता है? सैनिक और असैनिक दोनों को व्यय में कमी करना शुरू कर देता है और यहां से नोट का प्रचलन जो है शुरू कर देता है। क्लियर हो रही है बात में? असम में चाय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है कहवा की खेती का प्रोत्साहन शुरू कर देता है। यानी असम में जो है चाय का प्रोत्साहन शुरू करने वाला जो गवर्नर था
या कहे तो अब तो वायसराय हो गया, वायसराय था वो लॉर्ड केनिंग ही था। नीलगिरी पे जो है कहवा की खेती शुरू करवा देता है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत केनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाता, 500 रुपए से अधिक भाग के आयकर लगा दिया जाता और आयात का 10% और निर्यात का 4% जो है निश्चित टैक्स लगा दिया जाता। अब जो है यहां पे अर्थशास्त्री विल्सन को बुला लिया जाता है। कौन बुलाता? केनिंग बुलाता है। कहां से? तो ब्रिटेन में। और उसको बोलता है कि कैसे प्रॉफिट होगा। तो उसने क्या करता है कि 500 से अधिक भाग का जो आय कमा रहे हैं, 500 से अधिक जिनकी ज्यादा इनकम है, उनको इनकम टैक्स लगेगा। आयात पे 10% और निर्यात पे 4%। आयात मतलब आ रहा है तो 10%, जा रहा है तो 4%। अब देखिए यहां भी खेल है, यहां अगर समझ लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जा रहा 4%, यानी कि इनका तो अपना ही सबसे ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए कम है। आ रहा है वो हिंदुस्तानियों के लिए भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे 10% है। आने का 10 और जाने का बिल्कुल 4। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखिएगा। इन्हीं के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को केनिंग के ही समय में पास किया गया था। विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो महिलाएं विधवा हो गई है अब आसानी से वो क्या कर सकती है, फिर से विवाह कर सकती है, या तो अपने देवर से कर सकती है या फिर जो भी इच्छा हो समाज के जिस व्यक्ति से वो अपना शादी कर सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की स्थापना 1861 में केनिंग के ही समय में हुई थी। इंडियन पिनल कोड याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केनिंग साहब है, बहुत इंपॉर्टेंट केनिंग, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि अब तो आपके दिमाग में बस ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम यानी कि इनका टाइमिंग सिर्फ 1 साल का होता है। इन्होंने बहावी आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की। जो बहावी आंदोलन थी उसको दबाने में पूरी तरीके से सफलता जो है एल्गिन प्रथम को मिल गया था। सर्वोच्च और सदर न्यायालय को उच्च न्यायालय के साथ जो है शामिल कर दिया गया। जो सर्वोच्च था और सदर न्यायालय थे, इन सब को जो है कहां पे, उच्च न्यायालय के साथ जो है शामिल कर दिया जाता। किसके टाइम में? तो एल्गिन प्रथम के टाइम में। और इसकी मृत्यु जो है 1863 में पंजाब में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु 1863 में पंजाब में होती है। नेक्स्ट जो है सर जॉन लॉरेंस। अब यहां एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो है इंडिया में हुई थी और उसकी समाधि भी बनी हुई है इंडिया में। और भी बताता हूं कि यूपी के गाजीपुर जिला में बनी हुई इसकी समाधि है। मुझे बस कमेंट में बता दीजिए वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि इंडिया में बनी हुई है, जिनकी मृत्यु इंडिया में हुई थी। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 68, ये 4 साल का टाइमिंग का लॉरेंस आते हैं। लॉरेंस क्या करते हैं? अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक जो है शेर अली से दोस्ती करता है। इस टाइम में जो है जॉन लॉरेंस के लिए जो है हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है। तत्कालीन शासक जो है शेर अली, उससे दोस्ती हो जाती है। 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ जो है शुरू किया जाता है। किसके टाइम में? तो लॉरेंस के टाइम में। अब पहली बार जो है भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री टेलीग्राफ जो है शुरू होता है। किसके लिए? लॉरेंस के टाइम में। लॉरेंस कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का गठन भी होता है। अकाल समिति का यही लॉरेंस जो है इसी टाइम में जो क्या करेगा, अकाल समिति का गठन कर दिया जाएगा। और लॉरेंस ने भूटान के युद्ध में पराजित किया और इसके साथ जो है संधि कर। लॉरेंस ने भूटान को जो है युद्ध में पराजित करता है और इसी के साथ में संधि करके लॉरेंस का काम खत्म। यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस जो है हस्तक्षेप की नीति को क्या करता, तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती कर लेता है। पहला ये। दूसरा जो है भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत लॉरेंस के टाइम में होता है। एक अकाल समिति का गठन लॉरेंस के टाइम में होता है और भूटान के युद्ध में पराजित किया जाता है। लॉरेंस जो है भूटान को युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और यहां से संधि कर ली जाती। खेल खत्म। क्लियर। अब आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो क्या करते हैं? मेयो इसको थोड़ा सा देखते हैं। 1870 में लाल सागर से होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके टाइम में होता है? लॉर्ड मेयो के टाइम में। 1870 का टाइमिंग चल रहा है, 69 से लेकर 72 तक का टाइमिंग है इनका टोटल। यानी टोटल के टोटल 3 साल है। 3 साल में लाल सागर से होकर ये क्या करते हैं, तार ही बिछा देते हैं कि कम समय है, अब आसानी से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के टाइम में 1871 में।
एकदम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो 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 करेगा, इसका मतलब है कि जनसंख्या का बढ़ाएगा। अभी शांति है और मेयो करना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या होगा, जनसंख्या का क्या हो गया, प्रादुर्भाव शुरू हो जाएगा, जन्म शुरू हो जाएगा, संख्याएं वृद्धि होने लगी, यानी कि जनगणना का कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो जनगणना बढ़ेगी, किसके टाइम में, तो मेयो मेयो के टाइम में। अब 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना होती है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाद्य पदार्थ की कमी होगी, और जब खाद्य पदार्थ की कमी होगी तो कृषि विभाग की स्थापना होगी। पकड़िएगा मेरी बात को। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह भी होता है, किसके टाइम में, मेयो के टाइम में। अब जब कृषि हो गया तो क्या हुआ, अपने आप में क्या हो रहा, कूका विद्रोह शुरू हो गया। और 1872 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज का स्थापना जो है अजमेर में कर दिया था। और इसी के टाइम में 72 में जो भी राजकुमार है उसको अध्ययन के लिए जो है मेयो कॉलेज की स्थापना जो है कहां पे, तो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थापना कर दी जाती है। बंबई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी जाती है। बंबई और मद्रास ये दो जो प्रेसिडेंसी है, यहां पे क्या कर दी जाती है, नमक कर की वृद्धि कर दी जाती है मेयो मेयो के चक्कर में, क्योंकि इतना ज्यादा मेयो मेयो करता है कि उसके अंदर क्या है, नमक ठूस देता है, यानी कि इतना वृद्धि कर देता है, इतना वृद्धि कि मेमो करना बंद हो जाता है। क्लियर पकड़िएगा मेरी बात को, क्योंकि ट्रिक के थ्रू फिर से रिटर्निंग आएंगे। मेयो के बजट घाटे को कम कर दिया गया। मेयो ने क्या किया कि बजट घाटे को कम कर दिया गया और आयकर की दर 1% से बढ़ाकर क्या कितना कर दिया, 2.5%, यानी 2/1/2% जो है कर दिया, यानी 1% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो 2.5% जो है कर दिया गया। इन किसके टाइम में, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में। और नेक्स्ट जो है पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी जाती है। मेयो इतना कर रहा था कि पोर्ट ब्लेयर में मेमो का क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से हत्या कर दिया कि बहुत तुम चिल्ला रहे हो तो हत्या कर। अब देखिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इतना चिल्लाता था कि बिना मोबाइल का होगा नहीं, तो तार की सेवा शुरुआत कर दिया, कहां से, तो लाल सागर में शुरू कर दिया। क्लियर हो रहा ना। अब इतना मेयो कर रहा था कि जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा था, तो जनगणना की भी शुरू जो है मेयो के टाइम में शुरू हो गया। जब जनगणना शुरू हुई तो इनको भोजन की जरूरत पड़ गई, भोजन की जरूरत पड़ी तो कृषि विभाग की स्थापना हो गई, किसके टाइम में, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में। जब कृषि की व्यवस्था हो गई तो देख लिया कि एक ही कृषि का व्यवस्था, तो विद्रोह शुरू हो गया पंजाब में, क्योंकि पंजाब में क्या है, पंजाब में क्या कृषि का उत्पादन क्या है, सबसे अधिक है। तो बस एक ट्रिक के थ्रू ताकि समझा रहा हूं आपको, आप समझिए। पंजाब में क्या है, तो मतलब क्या है, कृषि विभाग की स्थापना कर दिया गया। अब यहीं पे क्या हो रहा, कूका विद्रोह शुरू हो जाता है। अब जो भी राजकुमार हैं, जब ये मेमो कर दिए तो मेमो करने के बाद जो राजकुमार, जो छोटे बच्चे थे, वो क्या हो रहे थे, इतना मेमो कर रहे थे कि उनके मुंह में नमक ठूस दिया, यानी कि नमक कर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि बच्चे शांत रहे। और जब बच्चा शांत हुआ तब इनको पढ़ने के लिए, राजकुमारों को पढ़ने के लिए जो है मेयो कॉलेज की स्थापना कर दिया। कहां पे किया, तो अजमेर में कर दिया। बताइए, कभी भूलिएगा आप, कभी बजट घाटे को कम करने के लिए क्या किया कि आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% जोड़ दिया, जिससे कि बजट घाटे को कंबाइन कर दिया जा सके और कम किया जा सके। पोर्ट ब्लेयर में इसकी जय श्री राम कर दी जाती है, यानी कि मेमी आता है तो इसको मार के समाप्त कर। बताइए कि मेयो का, लॉर्ड मेयो का कभी आप भूलिएगा, आपको लगता भी है, बताइएगा तो जरा कमेंट में कि कैसे आप भूल जाइएगा। और इसी को जो है लोग रट रहे हैं, ना जाने कितने तो एक दशक हो गया रटते रटते, लेकिन आज तक याद नहीं हुआ। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कभी गलती हो तो जाए। मेमियाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लाल सागर से लेके एक तार व्यवस्था शुरू कर देता कि भाई बात करना है मुझे किसी भी हालत में। जब मेयो कर रहा है तो जनसंख्या को बढ़ा रहा है, तो जनगणना की शुरुआत इसके टाइम में हो रहा है। जब मेयो कर रहा है तो उसके मुंह में नमक ठूस दो ताकि चुप हो जाएगा, नमक कर को बढ़ा रहा है। जब नमक ठूस दिया तो शांत हो गया, बच्चा बड़ा हो गया तो राजकुमार बन गया। राजकुमार के लिए जो है मेयो कॉलेज की स्थापना जो है कहां पे, राजस्थान के जो है अजमेर में शुरुआत कर दी जाती है। उसके साथ साथ में जब बच्चा बढ़ने लगा तो इन्हें भोजन की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, कृषि विभाग की स्थापना कर दिया। और उसी कृषि विभाग में जो है एक कूका आंदोलन शुरू हो जाता पंजाब में, और पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी। बताइए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रटना है, आप तो सब कुछ दिमाग में आपका रखा गया। पूछे कोई, जहां से पूछना उठाओ पूछो, सबका जवाब देंगे, A to Z जवाब देंगे, और विद कॉन्फिडेंस के साथ में देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस होइएगा भी मत, क्योंकि रिजल्ट रुक जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में। हमेशा कॉन्फिडेंस, मदद अगर कर सकते हैं तो मदद कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, अगर लगता है कि सामने वाले की मदद कर सकते हैं हम, तो कीजिए, पक्का कीजिए। ऐसा भाग और सौभाग्य बड़ा किस्मत से मिलता है। अगर लग रहा है कि आपके पास में ज्ञान है तो सामने वाले को जरूर मदद कीजिए। इससे आप छोटे नहीं हो जाइएगा, बल्कि इससे आपको दुआ मिलेगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
यानी कि 72 से 76, इनका भी 4 साल का कार्यकाल रहा। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन्होंने बिहार का अकाल 74 में जो है बिहार का अकाल इन्हीं के टाइम में आता है, नॉर्थ बुक के टाइम में, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में 1875 में, ध्यान रखिएगा, 1875 में अलीगढ़ के सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया जाता है, जिसमें नॉर्थ बुक के द्वारा 10,000 रुपए का दान दिया जाता है। ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखना है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई है। किसके टाइम में? तो नॉर्थ बुक के टाइम में। देखिए सब आज आपको याद करवा देता हूं। आप इसी के समय में बड़ौदा के राजा मल्हार रवि गायकवाड़ को भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटाकर उसके भाई के दत्तक पुत्र को 1875 में राजा बना दिया जाता है। 3 काम इनके टाइम में हुआ। हम क्या बता रहे हैं? नॉर्थ बुक, यानी कि नॉर्थ बुक का मतलब है कि हमेशा नॉर्थ, बिहार के नॉर्थ में हमेशा बाढ़ आता, हमेशा अकाल आता, हमेशा समस्याएं होती है, हमेशा वहां पे सुखाड़ आता है, मतलब सब कुछ बिहार के नॉर्थ में ही आता है। तो ऐसे याद रह जाएगा कि नॉर्थ बुक यानी अकाल आया था। बिहार में अकाल कहां किसके टाइम में हुआ था? तो नॉर्थ में आया था, यानी नॉर्थ बुक। बताइए, कभी भूलिएगा? जरा आंख मिलाइए मुझसे, बात कीजिए। तो अब जब नॉर्थ बुक की बात आ गई है तो सीधा सा मतलब है पढ़ाई की बात आ रही है, और नॉर्थ बुक की बात आ रही है तो इसे टिक बस समझ लीजिए कि नॉर्थ में जो है मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां पे जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी होगी अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यही है, उस टाइम में इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ में किसके टाइम में हुई थी? तो नॉर्थ बुक के टाइम में। बताइए क्या है? बस यही इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन पूछेगा बता दीजिएगा, नहीं क्वेश्चन पूछा काम खत्म। बस डाटा, डेट, ईस्वी, सन याद करने की कोशिश मत कीजिए, कभी मत कीजिए कोशिश, क्योंकि यही आपको आज तक हिस्ट्री में सबसे कम नंबर दिलवा रहा है। लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं कीजिएगा तो पीछे से जो भी इतिहास आप दोहराए आ रहे हैं उसको फिर से आगे दोहरा दीजिएगा। इतिहास बदलना है तो साथ में चलिए ना, मेरे साथ में लेकर चल रहा हूं ना, तभी इतिहास बदलेगी। और जब इतिहास बदलेगी तभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके घर पे आएगा। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको डूब के करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डूबिएगा नहीं तब तक मोती निकलेगा कहां से। बस चलिए आते हैं लॉर्ड लिटन। लिटा दिया। अब देखिए लिटाने का मतलब सीधा सबसे पहला, जब लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कर्नवालिस के टाइम में, याद कीजिए। पुलिस सेवा, सिविल सेवा याद कीजिए, कर्नवालिस के टाइम में उन्होंने जब सिविल सेवा लाया तो उसकी एज क्या रखा था? अधिकतम 24 ईयर। लेकिन लिटन ये वही है जिसने क्या किया? लिटा के 19 साल कर दिया। क्लियर हो गया ना? अब कभी नहीं भूलिएगा। अब आगे आते हैं। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था। यानी कवि भी था, उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था, और साहित्य जगह में यह ओवेन मेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा, ओवेन मेडिथ वो किसके नाम से प्रसिद्ध था? तो लिटन को कहा जाता था। ओवेन मेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। इसके काल की प्रमुख घटनाएं जो है वो कौन कौन सी थी अब मैं आपको बताता हूं। 1876 और 78 के बीच में अकाल आता है। एक अकाल बिहार में आता है जो कि नॉर्थ में आता है, नॉर्थ बुक के बारे में, और एक सिर्फ अकाल आता है। ध्यान रखिएगा, इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश जो होता है मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत होता है। यानी संपूर्ण भारत तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे भारत में करीब करीब कुछ क्षेत्रों में जो है यहां पे जो है अकाल पड़ता है, और कुछ भाग जो है पंजाब भी उसमें सम्मिलित होता है। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त कर दिया जाता है। नॉर्थ बुक के टाइम में भी अकाल आता, लेकिन बिहार में अभी तक कोई आयोग नहीं बना है। लेकिन लिटन के टाइम में जैसे ही हिंदुस्तान में अकाल आएगा सीधे आयोग बन जाएगा। क्लियर पकड़िएगा मेरी बात को, क्लियर चल रही है ना बातें? चलिए आगे आते हैं। अब इसमें जो है अकाल बना दिया, अकाल कोष की बनाने की सलाह भी दे दी जाती है। उसके बाद राज उपाधि अधिनियम 1876 लाया जाता है। अंग्रेजी संसद 1876 में एक राज उपाधि अधिनियम पारित करता, जिससे महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से विभूषित किया जाता। किसके टाइम में? लिटन के ही टाइम में महारानी विक्टोरिया को जो है उसको एक उपाधि दी जाती है, केसरे ए हिंद की उपाधि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, किसमें? राज उपाधि अधिनियम लाने के बाद से ही उनको यह उपाधि दी जाती है, एकदम ध्यान रखिएगा। तीसरा, प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना में उस घटना को, जब
उस घटना को जब नीरो वंशी बजा रहा था तो रोम जल रहा था, यह कहा गया। यानी कि प्रथम दिल्ली दरबार जब 1877 में लगा था तो उस समय जो है कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना की घटना जो किया कि नीरो वंशी बजा रहा था और रोम जल रहा था। किसमें? तो प्रथम दिल्ली दरबार में यह एक घटना हुई थी जिसमें कलकत्ता की एक पत्रिका ने छापी थी। किसके टाइम में? तो लीटन के टाइम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ध्यान रखिएगा 1878, इनका डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। यह अधिनियम जैसे आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगर भूल जाएगा तो ऐसे याद रखिएगा 18 और 8 के बाद 7 और फिर 8, क्लियर है? 1887, ध्यान रखिएगा 18, फिर उसके बाद 8 के बाद एक घटा दीजिएगा 7 और फिर 7 के बाद एक जोड़ दीजिएगा 8, क्लियर हो गया ना? अब 18878 यानी कि 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जिसमें क्या है भारतीय समाचार पत्रों पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से पूछने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? तो लीटन के टाइम में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भारतीय भाषा की जितनी भी समाचार पत्र थी सबको प्रतिबंध कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि आकाश से होने वाला वज्रपात है? तो ध्यान रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। किसको कहा था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा था। तो इसको ध्यान रखना होगा। जबकि आर किशन ने, जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए एक घातक पग बताया था कि सबसे बुरा स्थिति भारत का अगर चला तो इसी के टाइम में, लीटन के ही टाइम में। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने क्या किया? पारित कर दिया, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। अब 1878 में शस्त्र अधिनियम लगा दिया, यानी कि 11वें अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को बिना लाइसेंस शस्त्रों का रखना अथवा उनका व्यापार करना पूरी तरीके से दंडनीय कर दिया गया। यानी कि जो भी शस्त्र रखिएगा, आज भी जो है लोग बिना लाइसेंस के किसी भी हालत में अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर, कई जगह पे 23 वर्ष भी रहता है, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको घटा दिया गया है। 1878 से 80 के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। और किसके टाइम में हुआ था? तो यह भी लीटन के टाइम में हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था लीटन के टाइम में 1878 में। अब आइए एक एक करके एक बार रिवीजन मार लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कर रहे हैं लॉर्ड लीटन की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सिविल सेवा की जो एज थी अधिकतम उसको घटा दिया गया, घटा के 19 कर दिया गया। इसकी के टाइम में जो है एक अकाल आता है हिंदुस्तान में 76 से 78, 2 साल के बीच में अकाल आता है जिसमें मद्रास, पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, बंबई और मध्य भारत, इस जगह पे अकाल आता है। राज उपाधि अधिनियम ला दिया जाता है जिसके द्वारा जो है विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है। आपको मैंने बताया दिल्ली, प्रथम दिल्ली दरबार लगाया जाता है और यह दरबार लगाने के बाद से ही कलकत्ता की एक पत्रिका ने बताया था नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जो है जल रहा था। एकदम ध्यान। नेक्स्ट आपको बताए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी किसके टाइम में पारित हुआ था? तो लीटन के टाइम में 1878। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से क्या था? आकाश से होने वाला वज्रपात था और इसको किसने बताया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक क्लियर है? चलिए तो ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 जो है लीटन के टाइम में पारित हुआ था। इसके साथ में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 दोनों एक ही टाइम में हुआ था। इसमें क्या था? किसी भी तरीके से बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र रखना जो है कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध माना जाएगा। और नेक्स्ट जो है सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो थी वो 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया था? 19 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है 1878 से 80 के बीच में द्वितीय अफगान युद्ध जो हुआ था ये भी लीटन के ही टाइम में हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड रिपेन की। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको भी उबासी जैसे आने लगती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरेस्ट बना के रखूं जिससे कि आपको मजा आ जाए पढ़ने में, लगे कि हाँ अब तक हमने खुद से गवर्नर जनरल पढ़ा, हमने आपसे इधर उधर टीचर से पढ़ा, हमने आज से पहले जो है न जाने कहां ढूंढा, लेकिन जब आप यहां पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जिंदगी में अब दोबारा
कभी भी गवर्नर जनरल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जबकि कोई पूछे तो फटाक से जवाब आपके दिमाग से निकले विदाउट कंफ्यूजन। पढ़ने का यही मतलब होता है, पढ़ने का यही कला होता है, और ऐसे पढ़िएगा तभी रिजल्ट आएगा, वरना टाइम पास करने के लिए तो पूरी दुनिया आपको बेवकूफ बना रही है। आपको आपसे किसी को मोहब्बत नहीं है, बस सबको अपने काम से मतलब है और उसी काम में आप फंसते जाते हैं। आप सिलेक्शन लेने आए, आप भी मतलबी बनिए, आप भी सोचने समझने की अपने दिमाग के अंदर पावर को यूज कीजिए। 21वीं सदी में 21 साल से सबके सब ऊपर हैं, दिमाग को यूज कीजिए। बाकी सोचना आपको है, हमें जो कहना था कह दिया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, इतना मानता हूं, तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।